अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। इलेक्शन का दौर दौरा है, वादे और दावों का शोर शोरा है। कोई वादा और कोई दावा जैसे कि तालीम, सेहत या बुनियादी सहूलतें पूरी नहीं हो सकती जब तक आपका टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं है या जदीद उसूलों पे इसको वाज़े नहीं किया जाए। और इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को जदीद बुनियादों पे के मुताबिक लाया जाए, मजबूत किया जाए और उसमें उसका जो बेस है उसको बढ़ाया जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जो भी आदमी वादा कर रहा है और जो भी दावा कर रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि ये दावे और ये वादे पूरे कैसे होंगे, पैसा कहाँ से आएगा। पैसा सिर्फ टैक्स से जनरेट किया जा सकता है। टैक्स का ऐसा निज़ाम हो जिसमें पैसा जनरेट हो और आम आदमी पे लगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, जो कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सईद शफी साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अपने मेहमानों से बात करेंगे। शाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है? आप देखते हैं एमनेस्टी, एक और एमनेस्टी आ गई, 5 एमनेस्टी 6 एमनेस्टी पहले आ चुकी थी, तो क्या अब पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कोई बेहतरी की तरफ जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, बेहतरी से मैं ये समझता हूँ, आपने कुछ बड़े अहम नुकात उठा दिए हैं। आपने अभी ये कहा तालीम और सेहत, तो अगर मैं आपसे यस करूँ कि तमाम पार्टियाँ जो पावर में हैं वो इस बात को एग्री कर चुकी हैं राइटिंग में कि हमारा तालीम और सेहत में 11% ऑफ GDP खर्च होगा। ठीक है, 11%, 7 + 4, ठीक है, इस वक्त 3 हो रहा है। जी हाँ। इसका मतलब आज जो रेट है उससे अगर 8% इजाफा नहीं हुआ तो वो निज़ाम बेकार है। यानी आज 12% अगर है आपका टैक्स GDP और 8% आपने तालीम और सेहत पे कम किया जो एग्रीड है, तो इसका मतलब 20% तो आपको चाहिए। अच्छा, जो आपका तजज़िया है वो है 7% आपका बजट खसारा है, बिल्कुल, बल्कि ज़्यादा है उससे। अगर आप सर्कुलर डेट ले लें तो 8 से ऊपर चला जाएगा। आपका हदफ था 4, अगर वो 4% में रखना है तो फिर 24%। अगर आपका टैक्स GDP नहीं होता तो आपकी मैशत ठीक नहीं होगी। सर, लोग वोट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप उनको एक अगर आसान ज़बान में ये बताएं कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो क्यों इतनी ख़राब है और क्या वजह है और कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? जी, बड़ा अहम सवाल है। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है, आपने अभी एक बात की कि जब तक पैसे नहीं होंगे टैक्सों से आप कुछ नहीं कर सकते जी। तो इस वक्त जो 3 बड़ी पार्टियाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 3 बड़ी पार्टियाँ कतई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने टैक्सों के लिए जो अपना मैनिफेस्टो रखा था, इंतखाबी मंशूर, उससे 100% इनहराफ किया है। 100%। एक होता है अमल नहीं करना, एक होता है इनहराफ, तब्दीली। वो तहरीक इंसाफ, उनका ये था कि हम जो है वो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, बशमूल जी ज़री टैक्स और प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरी थैंक यू, बड़ी से एक और आम बात थी कि अगर आप DC रेट से कम प्रॉपर्टी है उसको तो नेशनलाइज कर लो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप DC रेट को मार्केट रेट पर या मार्केट रेट से कम पर बेचने की इजाजत नहीं होगी। तो आपका जो आपका ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टी की तरजीहात में नहीं है ये? नहीं, उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे मेंबर तैयार नहीं है, और 2013 में जो उनके मेंबर थे वो इतने खराब नहीं थे जितने अब इलेक्टेबल्स आ गए, तो इसी तरह सिंध में और इसी तरह से पंजाब में और इसी तरह से वफाक में। तो इसका मतलब ये है कि आवाम अगर लोगों से ये नहीं उनसे पूछते कि जनाब मुझे तालीम और सेहत, वायदे को छोड़ें, आपने 11% का किया है ना, तो आप ये बताइए कि आप ये टैक्सों का जो आपका निज़ाम है, अगर आप साफ पानी मांगते हैं, अगर आप डैम मांगते हैं, आप निकासी आब मांगते हैं, आप सड़कें मांगते हैं, तो आपके पास पैसा कहाँ है? तो क्या कोई अहदनामा आप मिलकर करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, ठीक है। सही भाई, आप क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और आप चैम्बर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो बिजनेसमैन है ये एमनेस्टी पे एमनेस्टी आती है और हर आदमी अवेल करता है, तो ये कैसे देखता है कि क्या लोग जो हैं वो एमनेस्टी का इंतज़ार करते रहते हैं या क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, या कोई और वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो है ना वो बढ़ नहीं रहा? बिजनेसेस तो ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन टैक्स का जो वो है वो बढ़ नहीं रहा, उसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? देखिए, आपका जो सवाल है इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम क्यों नहीं बढ़ रहा। उसकी जो बुनियादी वजह मैं समझता हूँ, वो बुनियादी वजह उसमें करप्शन है या उसमें कवानीन जो हैं उनका सही निफाज नहीं है, और जो मशीनरी है हमारी जो टैक्स कलेक्ट करती है वो इंतहाई करप्ट है। और इस करप्शन की वजह से मैं मिसाल के तौर पे आपसे बात करता हूँ, आपने मेरी बात की कि मेरा ताल्लुक ट्रेड्स और इंडस्ट्री से है। मैं ये देखता हूँ कि मैं कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करता हूँ, मैं उसमें अंडर इनवाइसिंग करता हूँ, और शाहिद साहब बैठे हुए, शाहिद साहब दयानतदारी के साथ इंपोर्ट करते हैं और किसी किस्म की वायलेशन नहीं करते, क्वांटिटी इनवाइसिंग नहीं करते।
तो एक वक्त ये आएगा कि इनकी ईमानदारी और दयानतदारी एक तरफ रखी रह जाएगी, ये उस कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे, ये बिजनेस करने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, एक तो सूरत हाल ये है। एक सोच जो आमतौर पे लोगों में होती है कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ इसके बदले मुझे मिल के आ रहा है। मुझे जनरल परसेप्शन जो है लोगों का, जो सोच ये है कि जो मैं टैक्स पे करता हूँ तो बाहर के ममालिक में टैक्स दिए जाते हैं तो लोगों को सहूलियत भी उसके एवज दी जाती है, तो हमें क्या सहूलत मिल रही है। अगर हम अपनी करप्ट मशीनरी को, मैंने बार बार ये कहा, कई फोरम्स पे मिसालें दी कि भाई मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं जितना मर्जी है अच्छा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लूँ, अगर मेरी मशीनरी फरसूदा हो गई है तो जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए वो मुझे कभी भी नहीं मिल सकते। तो लिहाजा हमें ज़रूरत है मशीनरी बदलने की। और जहाँ तक इलेक्शन की आप जो गुफ्तगू फरमा रहे थे अभी, देखें ये जो एक बिगाड़ है हमारे माशरे का, ये लोग आके इतने सब्ज बाग दिखाते हैं। मैं नहीं समझता कि 70 साल का बिगाड़ 7 महीने में, 7 साल में ठीक हो सकेगा। ये सारा एक बिजनेस बन गया है कि आप आए करप्शन से पैसा इकट्ठा करें। मैं और आप अपनी आंखों से देखते हैं, इसी माशरे का हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूँ, कि हमने सूटकेस, नोटों से भरे हुए सूटकेस देखे, जेवरात से और कीमती अशिया से भरे हुए सूटकेस देखे, करप्शन से इकट्ठा किया हुआ पैसा देखा हमने। और फिर आंखों में आंखें डाल के लोग यहाँ आपके पास आके और झूठ बोलते हैं, और झूठ इतना आम हो गया कि उसमें से अब सच तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो लोग कंफ्यूज हैं इस वक्त कि हु इज राइट, हु इज रॉन्ग। तो जब तक लोग ये फैसला नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ सिस्टम हमारे अंदर इतने ज़्यादा रच बस गए हैं, इनको ये समझ लें आप कि उससे निजात हासिल करना हमें बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम है हमारा, एक तो कल्चर है। बिजनेसमैन टैक्स देना चाहता है कैसे भाई, अगर देखें, नहीं मैं नहीं कहता कि सारे बिजनेसमैन ईमानदार हैं, सारे बददियानत, ईमानदारी की बात नहीं, मतलब हाँ, अगर एक अपॉर्चुनिटी, मैं सपोज शाहिद साहब ने काम छोड़ दिया, मैं जो मिसाल की बात कर रहा था, या तो शाहिद साहब ने अगर इन रहना है कंपटीशन में तो शाहिद साहब भी फिर इनवाइसिंग शुरू कर देंगे कि भाई ठीक है, सही साहब अगर करते हैं तो फिर मैं भी ये करूंगा, तो मैं फिर अपना बिजनेस चला सकता हूँ, अदरवाइज नहीं चला सकता। ये सोच जो है ना, और फिर मैं मशीनरी को इस्तेमाल करता हूँ, करप्शन की दावत ये खुद देते हैं, चोरी करने के तरीके आगे खुद बताते हैं आपको, जितनी रिश्वत लेंगे आपसे 5 लाख रुपए रिश्वत लेके चले जाएंगे, 5,000 रुपए टैक्स भरवाएंगे आपसे। ये एमनेस्टी इसी तरह ही चलती रहेगी यार, 5 साल 10 साल में ये आती रहेगी और लोग अपने पैसे इसी तरह वाइट करते रहेंगे। हम ये देखें कि आया जो टैक्स सिस्टम जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ होता है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आया वो हमारे मिजाज से और हमारी सोसाइटी से मुताबिकत रखता है। मैं नहीं समझता कि वो रखता है, क्योंकि अगर आपकी एजुकेशन प्राइमरी लेवल की होगी और आप एक सिस्टम लेकर आएंगे जो मास्टर्स का और PhDs का, बात करें पहले मैं शायद साहब, ये जो एमनेस्टी आई है, एमनेस्टी जो है आपको भी पता है, आप बड़ा इसको, आपके ख्याल में ये क्या किसी नई कोई इब्तिदा होने जा रही है, कोई बेहतर होने जा रहा है टैक्स निज़ाम, या फिर हम वही बात कर रहे हैं जो 2000 में एमनेस्टी आई थी, फिर 98 में आई थी, 77 में आई थी, तो ये वही बात होने जा रही है? देखिए, सईद साहब ने बड़ी खूबसूरती से इशारा कर दिया उसकी तरफ। जी। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ बुनियादी, एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि जिस माशरे में मईशत दस्तावेजी ना हो, डॉक्यूमेंट, जिस माशरे में रोजाना काला धन पैदा होता हो, सही है, जिस माशरे में रोजाना काला धन सफेद होता हो, जिस माशरे में मुल्की कवानीन के तहत सरमाए का फरार होता हो। अभी सुप्रीम कोर्ट में बताया गया जी, मार्केट से डॉलर खरीद के बैंकों के जरिए 15 अरब डॉलर एक साल में चले गए जी। अब अंडर इनवाइसिंग के आपने सही साहब ने बात की, 10 अरब डॉलर की वो है। तो मुझे तो कोई ये समझा दे कि अगर इसके बगैर ये कामयाब नहीं हो सकती थी तो पहला काम हमारा इन कवानीन को बदलने का था या टैक्स एमनेस्टी लाना। लेकिन अच्छा, टैक्स एमनेस्टी अब आ गई, हाँ, लोगों ने अवेल भी कर ली, तो क्या रिजर्व इतने बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई 4-5 साल के मतलब मामला बेहतर हो गए हैं? देखिए, मुझे अल्लाह ताला से खौफ आता है कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा, इसलिए कि इसके बावजूद अगर आप 2019 की फाइनेंशियल ईयर में IMF के पास जाएं तो ये लोग, इन लोगों ने जो उन्होंने बनाई है, जिस तरह बनाई है, वो कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि मैं नेक नियति से समझता हूँ कि पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसा के अमेरिका डू मोर कराना चाहता है। ये मईशत का मसला नहीं है, खाली मईशत का भी है, अवाम की फलाह बहबूद का भी है, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान की सलामती का है कि अब हमें इस वक्त बहैसियत पाकिस्तानी पहला टारगेट हमारा ये था, होना चाहिए कि कोई ऐसी तरीका लगाएं कि हमें IMF के पास ना जाना पड़े। और अगर इस एमनेस्टी के बावजूद भी हमें IMF लाजमन, इसलिए मैं आप बड़ी मतलब से बात कर रहे हैं, मैं आपको सबूत दे दूं। जब आपका 36 अरब
$36 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो $3 अरब महीने का तो आपका ये है ना। जी हाँ, अंडर इनवाइसिंग ओवर इनवाइसिंग अलग है, स्मगलिंग अलग है। तो ये चीजों में इसका मतलब जो कुछ आपको मिलेगा वो जो है वो 1.5-2 महीने का आपको ब्रीदिंग मिल जाएगा इससे। हाँ क्या रहा है आपके पास? अगर आप ये कहते थे कि $150 अरब, इसाक डार तो 200 अरब कहते थे, मैं 150 अरब कहता था। अगर उसका $4 अरब आ गया, एक सवाल है ना, तो क्या हुआ? 20,000 अरब, सही साहब बताएंगे कि काला धन है कि नहीं है। अगर है और उसमें से 4,000 आ गया तो 3,000 तो नया जनरेट हो जाएगा। आपने 40,000 का प्राइस बॉन्ड मौजूद है मेरे पास। पाकिस्तान में लूटी हुई दौलत को महफूज जन्नत बनाने का जरिया है। 15 करोड़ की है ना, तो वो सूबे कहते हैं। मैं तो ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आके हम बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक से, बात करते हैं अपने मेहमानों से कि उनकी क्या राय है कि इस इलेक्शन में लोगों से क्या सवाल पूछा जाए टैक्स के हवाले से। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से टैक्स के निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। बात करते हैं सईद शफीक साहब से कि आप बता रहे थे कि क्या होना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि टैक्स रेट में कमी होनी चाहिए, क्या जो प्रोसीजरल हुकअप्स हैं उनको कम होना चाहिए, या जो ऑडिट की एक कदन होती है उसको कम होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अनिल भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी इलाज करने के लिए मर्ज़ का सही पता होना ज़रूरी है कि मर्ज़ क्या है, तो उसके बाद ही तशखीस होती है और इलाज सही होता है। दवाएं आपको हर किस्म की मिल जाती हैं। हम जिसके अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि $32 बिलियन का करंट ट्रेड डेफिसिट जो हमारा चल रहा है, ठीक है, एक्चुअली ये ट्रेड डेफिसिट इससे कहीं ज़्यादा है। अब वो डॉक्टर साहब ने वजाहत नहीं करी उसकी, मगर वो पॉइंट ज़रूर रेज कर दिया उन्होंने कि वो किस तरह ज़्यादा है कि एक आपकी वो मईशत है जो स्मगलिंग पर चल रही है, वो भी तो आ रहा है ना, इसी मुल्क में आ रहा है यहाँ पे, और एक वो है जो ब्लैक मनी से यहाँ से अंडर इन्वाइसिंग के जरिए पैसा जाता है। यानी आप वो कीमत हुकूमत को दिखाते हैं जिस पर आप इम्पोर्ट नहीं करते। 100 रुपये की चीज़ आप 50 रुपये में दिखाते हैं और 50 रुपये हुंडी के जरिए, हवाले के जरिए किसी और तरीके से वो बेचते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू अगर उसकी आप लगाएं और एक्चुअल असेसमेंट करें अपना, तो वो $32 अरब नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। मैं समझता हूँ $40-45 बिलियन है। तो हमारा अगर हम इसको डॉक्यूमेंटेड करने जाएंगे और सही करेंगे तो ये फिगर फिर सही होकर ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आएगी तो फिर हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी आमदनी के वसाइल जो हैं उनको हम किस तरह बढ़ाएं, कैसे करें। अगर मैं इस सिलसिले में कहता हूँ, हमारी 2 सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना जी। मेन एक हमारा जो एक्सपोर्ट से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो रेमिटेंसेस आती है हमारे पास। एक हमारा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारा जो मैन पावर हमारी बाहर गई हुई है, वो एक्सपोर्ट हुई है, वो रेमिटेंसेस यहाँ अपने वालिदैन को, अजीज़ अकारिब को, फैमिली को भेजती है। हमने आज तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए क्या किया? ये बात तो हम हमेशा कहते रहे माजरत के साथ कि ओवरसीज़ पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त जो एमनेस्टी की डिक्लेरेशन आई है उसमें अगर आप देखें रेशो, तो 90% डिक्लेरेशन जो है वो आई है डिक्लेरेशन जो फॉरेन एसेट पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनको पाकिस्तान में उस पर टैक्स देना था, उन्होंने टैक्स नहीं दिया उस पर। अनवर काशिफ साहब, आप जिस तबके की बात कर रहे हैं मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जो एक मजदूर वहाँ बैठा हुआ है, हम बदकिस्मती से हमने इसमें भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इंडियन जो लेबर आती है खासतौर पर गल्फ कंट्रीज़ में, अगर आप देखें तो वो उनके तो बैन लगा हुआ है कि मैट्रिक से कम वो अपने बंदे एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है ना। हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। उस माहौल को जब यहाँ से हमारा एक वर्कर जाके चढ़ता है जहाज़ में, तो आप देखें कि जहाज़ में जाने के बाद उसका रवैया क्या होता है और उसका मामला क्या होता है, फेस करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम जब बैठे होते कभी कभी उन रवैयों से हम शर्मिंदा हो रहे होते हैं। तो हमें अपने लोगों को एजुकेट करना है, हमें ये बताना है कि वहाँ जाओ, जाने के बाद ये $2,000, $1,000 और $500 जो यहाँ भेजते हो, ये हुंडी के जरिए, और ये ना हो कि गाँव में तुम्हारे जाके दरवाजे पे पहुँचा दे। अगर मुल्क की खिदमत, हमने अपने उस वर्कर को अवेयरनेस नहीं दी, हमने उसको कोई इंसेंटिव नहीं दिया। कतरे कतरे से दरिया बनता है। यही आपके अगर सही चैनल से पैसे आने शुरू हो जाए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स रखे हुए, बहुत बड़ा एरिया जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, और इस पे बड़ा इमीडिएट रिलीफ है, ये फौरी पेन किलर है, आपको दर्द से निजात देगी, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। आपको डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, लेकिन आप बात ये हो रही है कि जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का पोटेंशियल है वो कोई 10 मिलियन के करीब है, और आपकी इस वक्त जो 1.2 मिलियन आपका जो है टैक्स पेयर है, तो आप उसको भी कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब उसको बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया कि हमारा टैक्स सिस्टम हमारी मर्जी से और हमारी नेचर से और हमारे मिजाज से मुताबिकत नहीं रखता। अनवर काशिफ, आप जब ये कह रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? टैक्स रेट ज्यादा है? नहीं, टैक्स रेट ज्यादा नहीं है। जो सिस्टम जिसको जिस अंदाज में इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो कतन एक ऐसा है एक सिस्टम की जिसको एक आम आदमी, यानी मैं अपनी आमदनी जाहिर करूं और उसके लिए मुझे एक वकील की जरूरत पड़े जो मेरी रिटर्न बनाए और फाइल करे, ये इतना सहल और आसान क्यों नहीं हो सकता कि मैं अपना हिसाब खुद ही बनाऊं और खुद जाके जमा करा दूं?
ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और वही चोरी का कल्चर कौन खत्म करेगा? अगर मैं फिर वही बात आ जाती है जो मैंने अंडर इनवॉइसिंग के हवाले से की थी कि अगर मैं चोरी करता हूं, डॉक्टर साहब चोरी नहीं करते, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब फिर उस कंपटीशन से आउट हो रहे हैं। तो एक की चोरी और न पकड़े जाना, दूसरे को चोरी की तरकीब देना है। तो हम उस सिस्टम को नाफिज करें कि जो सिस्टम, मैंने तो एक दफा ये भी कहा था कि आप ड्यूटीज में, वजीर खजाना साहब इसाक डार थे उस वक्त, मैंने उनको कहा था कि आप परसेंटेज में अगर कोई ऐसी कानूनी मजबूरी नहीं है आपकी, तो आप ड्यूटीज फिक्स कर दें। एक तो गवर्नमेंट कहते हैं ना इतना रेवेन्यू बढ़ गया, आपने डॉलर के साथ एफिलिएट किया हुआ है अपनी ड्यूटीज को भी, टैक्सेस को भी। ठीक है, डॉलर की वैल्यू पे आज के करेंसी रेट के हिसाब से आप वो टैक्सेस लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना जी, डॉलर अप्रिशिएट किया, आपकी जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ गए। तो आप, ठीक है सर, मैं समझ गया। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं ये जो बात कही है इन्होंने, तो ये 70 साल में के लोगों के अंदर टैक्स देने का क्यों नहीं ख्वाहिश पैदा हुई? वजह क्या है इसकी? बुनियादी गलती है कहाँ? देखिए अभी बहुत सारे नुकात आपके सामने आए। जी बिल्कुल, बड़ी सही साहब ने एक जुमला कहा था कि जो टैक्स देते हैं उनको ये पता है कि मेरे पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है। सही है, एक तो ये चीज़। ठीक है, लेकिन पहला सवाल ये है, क्या आप टैक्स लेना चाहते हैं या नहीं? मेरा एक सवाल है। मैं पहला कदम ये होना चाहिए कि आप हर किस्म की आमदनी पर पहले टैक्स तो लगा दें। सही है। अगर टैक्स आपने लगाया ही नहीं, देखिए मैं आप एक टीवी प्रोग्राम में बैठा था, एक अरबपति पाकिस्तानी खातून थी, तो उनको ने 26,000 कुछ दिया था, मुझे याद नहीं कितना था। तो एंकर ने कहा कि जो हमारे कैमरामैन साहब बैठे इन्होंने आपसे ज़्यादा दिया, तो आपको अच्छा लग रहा है? तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, आई हैव पेड द टैक्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ माई कंट्री। तो अब पार्लियामेंटेरियन जब टैक्स, सूबाई हुकूमत तैयार नहीं है, वफाकी हुकूमत तैयार नहीं है हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाने, जब आपने मुझे रास्ते दे दिए और ये भी मुझे पता है कि जी मेरे पास बच निकलने का रास्ता है, 12 टैक्स एमनेस्टी आ चुकी हैं और मुझे टैक्स चोरी को पकड़ता कोई नहीं है, बल्कि एनकरेज करते हैं। मुझे 40,000 का प्राइस बॉन्ड भी दे दिया कि चोरी का पैसा मैं छुपा दूं, और मुझे जो है 5,000 का नोट भी दे दिया। आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आइंदा भी एमनेस्टी स्कीम आएंगी? आइंदा भी न सिर्फ आएंगी नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगले 5 वर्षों में इन्हीं 3 पार्टियों से जो आएंगे अगर, तो वो टैक्स जीडीपी में कोई ऐसा इजाफा नहीं होगा कि तालीम, सेहत या कोई मईशत में तरक्की हो या आप IMF के बगैर चल सकें। ये होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि क्या जब इन 4 सूबों ने वो नहीं किया तो इन्हीं में से कोई आएगा ना। ठीक है, तो एक तो ये बुनियादी सवाल है कि क्या महंगाई और बढ़ेगी? नहीं, महंगाई तो इसी साल बढ़ जाएगी। देखिए 2019 अगले सालों में और बढ़ेगी। आपका देखिए 2018 में आपने 3-4 नुकात उठाए, एक में और इजाफा कर दूं, 2018 में आपका जो हदफ एक्सपोर्ट का था उससे 12 अरब डॉलर एक साल में कम रहा। इसका मतलब अगर ये हदफ कम नहीं होता, ये टारगेट हो जाता, तो हमारा बहरान होता ही नहीं। हमारा बहरान 8-10 अरब डॉलर का है। वो क्यों हुआ कि जब आपने टैक्स की चोरी की और करने दी और मराद दी, उसको पूरा किया आपने बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्क से। ठीक है, यही किया ना। तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, बरामदात गिरी। तो एक शैतानी चक्कर शुरू हुआ कि जब पहले आपने टैक्स की चोरी कराई, फिर आपने जो है बिजली, गैस, पेट्रोल के नर्क बढ़ाए, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, आपकी बरामदात गिर गई। कहना आप क्या करें? कहता जी रेमिटेंस तो आने नहीं, 111.4 से मंगा लेते हैं। तो कोई 5-7 अरब डॉलर ऐसे आ गए। अब मुझे जो डर है, मैंने आपसे बार बार सलामती का इशू था। देखिए इस हुकूमत के दौर में 90 बिलियन डॉलर जो हैं वो रेमिटेंसेस से ट्रेड डेफिसिट एडजस्ट हुआ है। मैं 21 करोड़ पाकिस्तानी इसको एक खौफनाक बात बताना चाहता हूँ कि इन 90 अरब डॉलर में से आधी जो है वो सऊदी अरब और UAE से आई है। ठीक है, ये दोनों वो हैं जो अमेरिका की वॉच लिस्ट के ऊपर हैं। आपने देखा कि अब आज हमारे यूनाइटेड बैंक का, इससे पहले हैबिब बैंक पे फाइन हो गया था। तो अगर ये जो 40 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं, अगर इस पर अमेरिका कदम लगा देता है डूमोर के लिए, तो आप कहाँ जाएंगे? ठीक है शाहिद साहब, आपकी वैलिड पॉइंट। सईद भाई, जो आप बात कर रहे थे, मैं सिर्फ इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि कस्टम के रेट आप क्या समझते हैं, सही हैं, कम होने चाहिए? सेल टैक्स के रेट जो इस वक्त हमारे हैं एप्लीकेबल रेट कम होने चाहिए? इनकम, आपका क्या ख्याल है एज अ बिजनेसमैन? आप क्या इसको बर्डन महसूस करते हैं या आप इसको समझते हैं कि इसको कम होना चाहिए? देखिए रेट का तयन तो मार्केट को देख के और मुख्तलिफ हालात अभी रीजन को देखें तो आपको सेल टैक्स 17% आपको कैसा लगता है? हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की कीमत का या टैक्स का तयन करते हुए। एक बात। दूसरी बात में थोड़ा सा अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो इसी से रिलेटेड है, मगर थोड़ी मुझे तमीद उसकी देनी पड़ेगी। ब्रेक पे जाना, मैं ब्रेक से वापस आके आपसे बात करूंगा ताकि फिर आपके ख्याल में टैक्स रेट जो है वो
सही है। टैक्स रेट मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ है और कहीं ज़्यादा है और कहीं उसको ठीक होना चाहिए, उसका सही होना चाहिए, कहीं उसका बेनिफिट इम्पोर्टर ले रहे हैं और कहीं डोमेस्टिक जो। मैं आपसे डिटेल्स जवाब देता हूँ वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बात करते हैं अपने मेहमानों से कि लोगों के जहन में क्या होना चाहिए, लोगों को किस तरह देखना चाहिए कि वोट देते वक्त कि टैक्स का निज़ाम पाकिस्तान का कहाँ जा रहा है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।